नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी के बाद अब उत्तराखंड सरकार ने भी आगामी 30 अप्रैल तक स्कूल बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। राज्य के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के अनुसार कोरोना की दूसरी लहर जिस तरीके से राज्य में विकराल रूप धारण कर रही है, उसे देखते हुए सरकार ने 30 अप्रैल तक बंद करने का स्कूलों को यहां फैसला ले लिया है। उन्होंने स्कूल प्रशासन से ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था करने की बात कही है और शिक्षा मंत्री ने कहा कि 30 अप्रैल को बैठक के बाद स्थिति की समीक्षा करने के बाद ही स्कूल खोलने का फैसला लिया जाएगा। कोविड-19 की समस्या बहुत विकट रूप से सब जगह पांव पसार रही है और ऐसे समय में जो विद्यालय शिक्षा के हमारे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, इनके जीवन को बचाना सरकार की पहली प्राथमिकता है। 100% हम लोगों ने हमेशा लगभग 1 साल कोविड-19 की समस्या को जूझते हुए हो गया, उससे ज़्यादा हो गया। और जैसे कोविड-19 की समस्या कम हुई तो हम लोगों ने सोचा कि स्कूल खोला जाए, बच्चों को स्कूल लाया जाए। लेकिन पुनः जो दूसरी लहर चल पड़ी है कोरोना की, निश्चित ही बहुत संवेदनशील है, विचारणीय प्रश्न है और 100% जो भारत सरकार से हमको गाइडलाइन प्राप्त है, उस गाइडलाइन का पालन करना सरकार की जिम्मेवारी है। तो उसी कड़ी में जहां जहां हमने स्कूल अभी बंद किए हैं वह अभी यथावत है और जैसे 30 अप्रैल की डेट आएगी उससे पहले निश्चित ही हमारी सरकार बैठ के इसमें सामूहिक रूप से हम कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए इस पर गंभीरता से विचार करेंगे। आज राज्य में मंत्रिमंडल की उप समिति की बैठक हुई, जिसमें शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत और शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे और शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल सहित आला अधिकारियों ने भी भाग लिया। बैठक में विभिन्न बिंदुओं के साथ साथ कोरोना महामारी से पैदा हुई स्थिति पर चर्चा की गई और बैठक में मंत्रिमंडल उप समिति ने आम जनता को राहत देते हुए राज्य में महायोजना के तहत भू उपयोग के विकास प्राधिकरण के अनुरूप भवन निर्माण और भवन उप विभाजन शुल्क की दर 5% से घटाकर 1% करने का फैसला किया। इसके अलावा एकल प्रवासी जो कि आवासीय नक्शे हैं उसमें लिया गया सरलीकरण, उनके कारण फैसला जो है वो किया जाएगा। इस पर बातचीत भी की गई। निर्णय किए गए हैं जिसमें एक राज्य महायोजना क्षेत्र में भू उपयोग परिवर्तन को स्थानीय विकास प्राधिकरण के बोर्ड को प्रतिनियतन किया जाने का अधिकार दिया गया है। राज्य में भवन निर्माण के विकास उपविधि बिल्डिंग बायलॉज को मानकों में छूट दिए जाने पर चर्चा की है और उसका अधिकार भी प्राधिकरण बोर्ड को दिया गया है। आमजन हेतु भवन उप विभाजन शुल्क जो पहले 5% था उसको हमने 1% कर दिया और साथ ही 4 प्रकार के शुल्कों से हम शुल्क लेते थे उसको एक स्थान पर ले आए हैं और जो उप विभाजन शुल्क था उसमें कमी करके 5% की जगह 1% कर दिया है। विकास क्षेत्र में एकल आवासीय मानचित्रों में फ्री अप्रूवल डिजाइन को कॉमन सेंटर के माध्यम से जमा किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। मानचित्र स्वीकृति होते अनापत्ति प्रमाण पत्रों को सरलीकरण करने के लिए एक सुझाव दिया गया है ताकि वो मानचित्र सरलीकरण हो सके। राज्य में मिश्रित भूभाग को उत्साहन करने के लिए महायोजना में संशोधन के लिए प्रस्ताव किया गया। सब मिलाकर के बहुत ही ढंग से विचार हुआ है। अधिकारियों ने भी खुल करके अपनी बात रखी है, हम लोगों ने भी खुल के बात रखी है। जनहित में जो कर सकते हैं उसको करने का प्रयास किया गया। तो उत्तराखंड में भी अब कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, तो इसको देखते हुए सरकार ने भी नई गाइडलाइंस बनाकर कोरोना संक्रमण पर काबू पाने का प्रयास किया है। कोरोना संक्रमितों की बढ़ती हुई संख्या और कोरोना वैक्सीन को लेकर सरकार के शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा कि ये बात सही है कि मरीजों की संख्या बढ़ने से सरकार के सामने चुनौती खड़ी हो गई है और सरकार के पास सभी इंतजाम पूरे हैं। बेड के साथ वेंटिलेटर और उसके साथ ही सभी दवाइयां पर्याप्त मात्रा में है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्रों को मांग पत्र भेजा है जिसमें रेमेडीज के साथ साथ कोरोना वैक्सीन की भी मांग की गई है। तो उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन की खेप अगले 1-2 दिन तक यहां पहुंच जाएगी। हमने तत्काल भारत सरकार ने डिमांड की है कि हमें, और मुझे उम्मीद भी है कि बहुत जल्दी 2 लाख जो वैक्सीन हम प्राप्त हो जाएगी।
पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डोईवाला के नेचर पार्क लच्छीवाला का दौरा किया और इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने पार्क में चलते रहे निर्माण कार्य का भी जायजा लिया। जो काम वहां पर चल रहा था उसका निरीक्षण पूरी तरह से किया गया। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि अब लच्छीवाला नेचर वाटर पार्क देश विदेश के पर्यटकों के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र यहां पर रहेगा। आकर्षण का ऐसे केंद्र बनाया गया है। उन्होंने कहा कि तमाम आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ इस पार्क में उत्तराखंड की संस्कृति के भी दर्शन होंगे। वहीं बच्चों के मनोरंजन के लिए भी आधुनिक झूले लगाए गए हैं और इसके अलावा म्यूजियम में भी उत्तराखंड की तमाम ऐतिहासिक चीजों के दर्शन भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। कुछ ही दिनों में लच्छीवाला का ये नेचर वाटर पार्क पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा, लेकिन कोविड-19 को देखते हुए तमाम तरह की बंदिशें इस पार्क में लागू रहेंगी, क्योंकि जिस तरह से कोरोना बेकाबू हो रहा है उसे देखते हुए पर्यटकों की संख्या भी सीमित रहेगी। वन विभाग के अधिकारियों की सराहना करते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि जो टास्क अधिकारियों को दिया गया था वे उस पर खरा उतरे हैं। अभी थोड़ा बहुत इसमें काम कुछ अवशेष है भी, और जैसे काम पूरा हो जाता है इसके सौंदर्यीकरण का तो फिर इसका लोकार्पण। बहुत सारी नई चीज़ें यहाँ देखने को मिलेंगी इस बार। देखिए, कोशिश की गई है कि उत्तराखंड का जितना भी वन्य जीव है और जो यहाँ की धरोहर है, यहाँ की कला है, नृत्य कला है, यहाँ का जो भी हेरिटेज है वो यहाँ पर सूक्ष्म रूप में लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ की जो भव्यता है, दिव्यता है, उसको भी शोकेस करने का एक प्रयास कर रहे हैं। देखिए, कोरोना एप्रोप्रिएट जो बिहेवियर थी, कोविड के लिए जो भी हमारा व्यवहार चाहिए उसका हमको बहुत सख्ती से पालन करना चाहिए। श्री पंचायती अखाड़ा, श्री निरंजनी और आनंद अखाड़े के अपने अपने अखाड़े में कुंभ की समाप्ति की घोषणा को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। तीनों बैरागी अनियों ने भी यहां मामले में गहराई जो आपत्ति है वो जताई है। गहरी आपत्ति उन्होंने बताई है। यहां उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि निरंजनी और आनंद अखाड़े की इस घोषणा के पूरे देश और विश्व में ये संदेश गया है कि हरिद्वार कुंभ समाप्त हो गया है, जबकि वास्तविकता ये नहीं है। उन्होंने कहा कि बैरागी अखाड़ों का शाही स्नान अभी बाकी है और कुंभ भी अभी चल रहा है। तो पुण्य तिथि को कुंभ का स्नान है और उसी तिथि को कुंभ स्नान किया जाएगा। उसके बाद ही कुंभ की समाप्ति होगी। संतों ने भी कहा कि स्नान की तिथि में फेरबदल करना भी गलत है। वहीं कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत ने भी स्पष्ट किया है कि मेला 30 अप्रैल तक नोटिफाइड है और मेल जो कि यहां पर मेला आयोजित किया गया है वो 30 अप्रैल तक चलता रहेगा और सरकार ने कुंभ मेले के लिए 30 अप्रैल तक व्यवस्था की है और हमारी ये व्यवस्था 30 अप्रैल तक जारी रहेगी। कुंभ मेला आईजी संजय गुजयाल ने भी यहां बताया कि मेले के समाप्त होने की खबरों को गलत तरीके से बताया जा रहा है, यानी मेला अभी खत्म नहीं हुआ है, चल रहा है। उन्होंने कहा कि मेला जारी रहेगा और कोरोना को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की एसओपीज भी लागू हैं। कुंभ के दौरान कोरोना की गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। यह आस्था का मेला है, पर्व का मेला है और हिंदू सनातन संस्कृति का मेला है। इसमें कोई एक दो व्यक्ति जो है ना तो कोई समापन है या ना जो है निर्णय कर सकते हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से यह कहना चाहूँगा कि यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री जी आगे घोषणा किए थे कि हम 30 तारीख को कुंभ मेले का समापन करेंगे। पूरा प्रशासन यहाँ, मेला अधिकारी, आईजी साहब, यह सब और आप सब पत्रकार भी जो है इसके साक्षी हैं कि 30 तारीख को मेला समापन होगा। लेकिन इतना जरूर मैं कहूँगा कि अभी विश्व में कोरोना काल चल रही है, बीमारी चल रही है, उसका लोग पालन करें। लेकिन यहाँ कोरोना अगर फैलाया तो सन्यासी अखाड़ों में से ही ज़्यादा कोरोना फैलाया। हमारे बैरागी साधु संतों में कहीं कोई केस नहीं आया और गंगा माई से कृपा प्रार्थना करते हैं कि केस ना आवे। लेकिन ये लोग जो गलत बयानबाजी कर रहे हैं तो ये अपने बयानों पे जो है बाज आवे और माफ़ी मांगे, नहीं तो वो समय अब जो है नज़दीक है, जो है समय नज़दीक आ रहा है जो है इनसे दूर होने का। भाई हमारा यही कहना है कि ये कुंभ नहीं रह गए तो तमाशा हो गया। पहले यहाँ की उत्तराखंड की सरकार ने अंग्रेजी तारीख 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक कुंभ होगा। आप ये बताइए, अंग्रेजी तारीख से कुंभ होता है? कुंभ तो भारतीय तिथियों में होता है, ग्रह नक्षत्रों की चाल के अनुसार होता है। तो पहले उन्होंने मजाक किया कुंभ के साथ। अब आप किसी संस्था का नाम बता रहे हैं कि उस संस्था के द्वारा ये कह दिया गया है कि 17 तारीख को पूरा हो जाएगा। तो 17 को कैसे पूरा हो जाएगा? कुंभ तो ये कालखंड है जो ज्योतिष शास्त्र की गणना के अनुसार
ग्रह नक्षत्रों की चाल को देख करके आता है और उसका निर्धारित समय है, तब से ही शुरू होगा और निर्धारित समय पे ही पूरा हो जाएगा। तो जो मुख्य स्नान है वो द्वितीया को हुआ है। मेष राशि में सूर्य और कुंभ राशि में बृहस्पति उसी तिथि को थे, उसमें मुख्य स्नान हो गया है। उसके 15 दिन पहले और 15 दिन बाद तक का इसका प्रभाव रहता है। रागी संप्रदाय नहीं, पूरा विश्व के कोई आदमी सहमत नहीं है, न मेला अधिकारी सहमत है, न हम सहमत है, न तीनों हनी सहमत है। ये लोग जो बयान दिए हैं, हम बयान तो पढ़ा नहीं, लेकिन पेपर में आया है कि क्या क्या लिखे हैं कि हम मेला समाप्त करते हैं। वो अपना मेला समाप्त करना होता तो अपने घर में करे, बैठे करे न करे। ये सामूहिक मेला है, देव मेला है। इस देव मेला के इनको समाप्त करने का अधिकार नहीं है। ये गलत कार्य वो लोग कर रहे हैं। इसलिए 30 अप्रैल तक ये मेला चलेगा, निर्विघ्न रूप से चलेगा। हमारे सरकार से अनुरोध है कि पब्लिक को आने दिया जाए मेला में, अब बढ़िया से मेला करें। ये एक बात वीडियोस के माध्यम से आई, जहां तक ऑफिशियली मेला नोटिफिकेशन का सवाल है, ये 1 से 30 तक नोटिफाइड है। इसकी तैयारियां भी उसी प्रकार से हैं, चाहे इसमें फोर्स का इंतजाम हो, मैजिस्ट्रेट्स की तैनाती हो, अन्य जो सुविधाएं हैं टॉयलेट्स की, साफ सफाई की, उसके टेंडर्स भी उसी प्रकार से किए गए हैं। तो हम लोग उसके लिए तैयार हैं। और रही बात इसके दौरान व्यवस्थाओं की कोविड के मद्देनजर, तो उसकी डिटेल्ड एसओपी पहले से है ही, जो अभी तक लागू है, उसका पालन भी किया जाए। 30 अप्रैल तक का मेला है। हमारी सारी व्यवस्थाएं 30 अप्रैल तक है। उन व्यवस्था में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। और जो हमारा चौथा शाही स्नान है, उसके लिए भी हम लोगों ने अलग से फोर्स की व्यवस्था कर रखी है। और जिस परिस्थितियों में कोरोना की वजह से एसओपी बनाई गई है, वो भारत सरकार के द्वारा कुंभ मेले को किस तरह से आयोजित किया जाना है, उसके लिए अलग से एसओपी बनाई गई, जिसका पालन करते हुए ये पूरी व्यवस्था की जा रही है। और जहां तक पुलिस प्रशासन का है, हम लोग 30 अप्रैल तक के लिए पूरी तरह से तैयार। तो कोरोना के साए में हरिद्वार में महाकुंभ हो रहा है और कोरोना काल में हो रहे इस महाकुंभ को लेकर हमारी संवाददाता विशाखा चौधरी ने जूनागढ़ अखाड़े आचार्य से खास बातचीत भी की है। कुंभ को लेकर क्या कुछ उनका कहना था, जूनागढ़ अखाड़े के जो आचार्य हैं उनका क्या कुछ वहां पर कहना था, किस तरह से बातचीत हुई है, वो आपको दिखा देते हैं। मौजूद है जूना अखाड़े के जो आचार्य हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरीके से कुंभ को लेकर क्या भावनाएं हैं तमाम जो साधु संत हैं उनकी। हमारी संस्कृति कालजयी मृत्युंजयी सनातन संस्कृति पूरे विश्व में आज नेतृत्व कर रही है। विचार के द्वारा, आयुर्वेदिक योग के द्वारा, विशेषकर आयुर्वेदिक एलोपैथिक औषधियों के द्वारा, जिस ढंग से वैक्सीन के माध्यम से पूरे संसार में आज हमारी मान्यता जगी है, इसके अतिरिक्त जो हमारा आयुर्वेद और योग है वो पूरे विश्व को स्वास्थ्य दे रहा है। और मैं धन्यवादी हूँ तीरथ सिंह रावत का, मुख्यमंत्री जी का, वो पुष्प वर्षा कर, उन्होंने पुष्प वर्षा कराई है। भारतीय संस्कृति का उच्चतम प्रतिमान है कुंभ। ये आस्था, विश्वास, परंपरा और दिव्य मूल्य संस्कारों का महासंगम है। इस समय आप महासंगम देख सकते हैं। इस समय देख सकते हैं कि किस प्रकार से गिरिकंदराओं से, हिमोपत्तिकाओं से निकलकर ऋषि मुनि आ रहे हैं। मेरे पीछे पीछे सारे महामंडलेश्वर हैं, महंत, श्री महंत, विशेषकर लाखों वो लोग जो परंपरा से आज के दिन डुबकी लगाते हैं। इस तरीके से महामारी का जो साया है उसको लेकर संशय बना हुआ है श्रद्धालुओं में, आने वाले भक्तों में। उसको लेकर जो अभी लोग हैं जो आना चाहते हैं अगले शाही स्नानों में या पधारना चाहते हैं, उनको आप क्या कहना है? राज्य सरकार के ऐसे निर्देश हैं कि वो कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आएँ। राज्य सरकार के ऐसे निर्देश हैं कि वो यहाँ मास्क पहने, सामाजिक दूरी बनाकर रखें। और यहाँ बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं। चूँकि अब देश केवल आस्था के भाव में नहीं डूबा है, वो ये जानता है कि इस रोग की गंभीरता क्या है। तो पूरे भक्त जो हैं वो अत्यंत संवेदनशील हैं, वे बड़े अनुशासित और मर्यादित हैं। ये सारे के सारे भक्त वो हैं जो व्रत और नियम अथवा लाखों करोड़ों वर्षों से उन संस्कारों को सहेज के रख रहे हैं जिसमें दूसरों के लिए जीना होता है। तो हमारे सारे इन लोगों में परमार्थ की भावना है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि नदियों की शुचिता, सातत्य, अविरलता, निर्मलता सुरक्षित रहे। हम जल संरक्षण का व्रत लेने के लिए भी कुंभ में डुबकी लगा रहे हैं। धरा की हरितिमा
बची रहे, नदियों का सातत्य बचा रहे। चूँकि नदियों के पास ही कुंभ के मेले, अगर जल ही नहीं होगा तो मेले कहाँ होंगे। तो मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में जल ही सोना होगा, जल ही गोल्ड होगा। और जब बात क्रेडिट की आती है तो ये वाटर क्रेडिट आने वाला है। जिसके पास ज़्यादा जल होगा वही संपन्न कहलाएगा। कभी किन्हीं के पास पशु अधिक थे, धन अधिक था, अथवा जिनके पास जल, जमीन, जंगल, जमीन थी, वो बड़े माने जाते थे। आज बड़े वो होंगे या भविष्य में बड़ा वो होगा जिसके पास जल होगा। तो जल है तो कल है, जल है तो जीवन है। तो हम जल के रक्षण संवर्धन के लिए भी आज डुबकी लगाने जा रहे हैं। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो साधु संत हैं वो बड़ी मात्रा में संक्रमित हो रहे हैं। तो क्या सरकार का या संत जो अखाड़े हैं उनमें सावधानियों का पालन नहीं किया जा रहा है जिस तरीके से सरकार की गाइडलाइन आ रही है? जितनी सावधानियों का पालन साधु महात्मा और अखाड़ों ने किया है, किसी ने नहीं किया होगा। मैंने तो आपको इंटरव्यू देने की वजह से मास्क उतारा है, सारे देखिए हमारे मास्क लेके चल रहे हैं। और हम लोग जिस संयम, सदाचार, शील और अनुशासन के अभ्यासी हैं, इस धरती पर कोई ऐसा अभ्यास नहीं करता है। हम योग के अभ्यासी हैं, हम संयम और अनुशासन का पालन करने वाले प्राणी हैं। कुछ लोग संक्रमित हुए हैं तो वो आइसोलेटेड हो गए थे। अलग अलग अखाड़ों में कुछ लोग अगर संक्रमित हुए तो वो आइसोलेटेड हो गए। आप देख रहे हैं करोड़ों भक्तों का एक विश्वास हमारे साथ है, लाखों सन्यासी मेरे साथ हैं। तो हम बड़े अनुशासन, मर्यादा के साथ निकल रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से देखिए आप पूरी दुनिया की नज़रें इस समय बनी हुई है, जहां पूरी दुनिया महामारी से परेशान है, वहां देश विदेशों में लोग यह देखकर हैरान हैं कि भारत इतनी अधिक महामारी के चलते भी, दूसरी स्ट्रेन के चलते भी, इतने बड़े इवेंट का, इतने बड़े धार्मिक आयोजन का किस तरीके से व्यवस्था कर रहा है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे कि इसके पीछे कौन सी जो शक्ति है वो सहायता करती है और जाहिर तौर पर जो विश्वास है, आस्था है, वो लोगों को खींच लाता है? आप ठीक कह रही हैं। यूनेस्को ने इस कुंभ को सांस्कृतिक अमूर्त धरोहर घोषित किया है, इंटेंजिबल हेरिटेज डिक्लेयर किया है। और उसके मूल में हमारा विश्वास है, उसके मूल में हमारा बड़ा गहरा शील, संयम और सदाचार है। हमारी पूरी संस्कृति अनुशासन और संयम पर आधारित है। आज हमारे पास संयम न होता तो इस प्रकार का अनुशासन कौन सहेज के रखता। लाखों नागों सन्यासी एक स्वर में साथ चल रहे हैं और संगच्छदुम संवदतुम संवो मनासी जानताम, ये हमारा मूल स्वर है। वसुधैव कुटुंबकम हमारी मूल भावना है। हम जब पूरा संसार विश्व को बाजार मान रहा है, ऐसे में भारत सारे संसार को परिवार मानता है। तो हमारी तो भावनाएं कौटुंबिक हैं, सबके कल्याण की भावना है। धन्यवाद। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो तमाम अखाड़ा हैं उनका जो आचार्य हैं वो कह रहे हैं कि पूरी कोरोना की सावधानियां रखी जा रही हैं साधु संतों की तरफ से, ताकि ये संदेश जाए कि जो आम जनमानस है वो भी कोरोना की पूरी सावधानियां बरते और तब इस महाकुंभ में डुबकी लगाए। तो राज्य में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। अगर बात करें जिला काशीपुर की, तो यहां पर भी लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। काशीपुर में कोरोना संक्रमण की चपेट में आने से एक दिन में 74 केस सामने आए हैं और स्वास्थ्य विभाग के अनुसार निजी और सरकारी अस्पतालों से आई हुई रिपोर्ट के अनुसार लगातार जारी जांच में कोरोना के केस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि एक चिंता का विषय बनता गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट पर है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग द्वारा पॉजिटिव केसों पर पूरी तरह से निगरानी करते हुए उन्हें होम आइसोलेशन में रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग की माने तो अभी तक कोई भी गंभीर पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है। फिलहाल जितने भी केस सामने आए हैं उनको पूरी तरह से निगरानी में रखा जा रहा है और आगे स्थिति भयावह ना हो, इसके लिए प्रशासन भी अलर्ट पर है और जिले की सीमाओं पर लगातार जांच की जा रही है। 50 केसेस आए थे पॉजिटिव, आज भी 74 के आसपास है। केसेस तो दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग तैयार है हर ढंग से उसको मैनेज करने के लिए। हमारी सैंपलिंग वगैरह भी बॉर्डर पर चल रही है, अस्पताल में भी चल रही है। वैक्सीनेशन भी स्टार्ट, कल 2 दिन बंद था लेकिन आज फिर स्टार्ट होगी वैक्सीनेशन। हमारे पास वैक्सीन पहुँच गई हैं, सब चीज़ प्रचुर मात्रा में है, हम हर ढंग से तैयार हैं। केसेस हैं जिन पर कोई लक्षण नहीं है, कोई सिम्टम नहीं है, तो उनको होम आइसोलेट हम लोग कर रहे हैं। होम आइसोलेट करने में उनको दवाई दी जाती है, उनको होम आइसोलेट रखना है। जिनको कोई सिम्टम है या थोड़ी बहुत सिम्टम है चल ठीक है, अगर ज़्यादा सिम्टम अगर सांस फूल रही है, हाई फीवर कुछ इस ढंग से हो रही है तो फिर हम उसको जिला अस्पताल रेफर करते हैं। वहाँ मेडिकल कॉलेज भी है, मेडिकल कोविड सेंटर है, हम उसको रेफर करते हैं। फिजिशियन ऑब्जर्वेशन है तो हम वहाँ अभी इस समय तक ऐसा कुछ नहीं हुई है, बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है। तो हर ढंग से हम लोग ध्यान रखे हुए हैं, हर परिस्थिति को वॉच कर रहे हैं
जैसे जैसे अब परिस्थिति आती जाती है उस तरह से हम लोग का काम भी चेंज होते हैं। तो लक्सर के गौरधनपुर में भी स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में एक साथ 13 छात्रों और खाना बनाने वाली महिला की कोरोना पॉजिटिव हो जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन में हड़कंप मच गया है। और जहां एक तरफ आवासीय विद्यालय को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है, वहीं प्रशासन द्वारा विद्यालय के साथ सटे गांव में सैंपलिंग करने के आदेश भी दिए गए हैं। सैंपलिंग टीम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं यहां पर खानपुर सीएचसी प्रभारी डॉक्टर विनीत। उन्होंने बताया कि विद्यालय से अपने घर दी गई जो गाइडलाइंस है उसका ध्यान में रखा जा रहा है और 2 छात्रों के भी सैंपल यहां पर लिए जाएंगे, जिसके साथ उनके परिवार और उनके कांटेक्ट में आने वाले जितने भी लोग हैं उनकी भी निशानदेही जो है वो की जा रही है। यानी जितने भी लोग एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आए हैं उन्हें चिन्हित करने की कोशिश की जा रही है और बाद में उनकी भी सैंपलिंग की जाएगी। ये यहाँ पे हमने 31 लोगों की जांच कराई थी, 26 छात्राओं की जांच हुई थी जिसमें, और 4 लोग इनके स्टाफ के लोग थे। उनमें से 13 छात्राएं पॉजिटिव आई हैं और 1 इनकी भोजन माता पॉजिटिव आई है जो इनको भोजन सर्व कर रही थी। अभी क्या है, इसमें संज्ञान लेते हुए तुरंत तत्काल ही जो मेडिकल टीम है उसने सैंपलिंग का निर्णय लिया इनका, और आज इनकी सैंपलिंग की जा रही है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अभी का काम भी किया जाएगा और भी जो कॉन्टैक्ट इनके पाए जाएंगे सभी की जाँच कराई जाएगी। खानपुर के गौरधनपुर स्थित बालिका आवासीय विद्यालय में जिस तरह से एक साथ 13 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं और एक भोजन माता, उससे कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। अब एहतियातन प्रशासन ने पूरे गांव गौरधनपुर को भी सैनिटाइज करने के साथ ही सैंपलिंग का दायरा बढ़ा जाने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा जो अन्य छात्राएं हैं उनके भी सैंपल लिए जा रहे हैं। साथ ही एक और घोषणा कर दी गई है कि जो आसपास के गाँव हैं उनमें भी जो लोग इनके कॉन्टैक्ट में रहे हैं या उनसे जैसे कि सब्जी बेचने वाले या फिर दूध विक्रेता, उनके भी सैंपल लिए जाएंगे ताकि कोरोना पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगा जा सके। आने वाले दिनों में कंटेनमेंट जोन बढ़ाए जाएंगे और साथ में जो क्षेत्र है उस पूरे को सैनिटाइज करने की भी तैयारी प्रशासन कर रहा है। तो देखने वाली बात होगी कि किस तरह से प्रशासन आने वाले दिनों में कोरोना की चैन को तोड़ पाता है। जसवीर सिंह, JK24 न्यूज़, लक्सर। आम आदमी पार्टी ने आगामी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर संगठन को और अधिक मजबूत करने के लिए शुक्रवार को पार्टी कार्यालय में प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक बाली, केंद्रीय जोनल प्रभारी धर्मवीर अवाना और जिला अध्यक्ष मुकेश चावला की मौजूदगी में विधानसभा गाजीपुर कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है, जिसमें मनोज कौशिक को महानगर अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। और इस दौरान आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक बाली ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों से अपेक्षा करते हुए कहा कि वे आम आदमी पार्टी की नीतियों को क्षेत्र के घर घर तक ले जाने व आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में विजयी बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही है, तो उस सब को साधने के लिए एक संगठन चाहिए होता है और संगठन किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन का एक रीढ़ की हड्डी होता है। और आज हमने अपने सभी साथियों को किसी न किसी पद पर नियुक्त कर उनके रूप में नए लीडर्स का इमरजेंस करा है। हम चाहते हैं हमारे सभी साथी अच्छा नेतृत्व क्षमता रखें, और क्योंकि आम आदमी पार्टी एक नई राजनीतिक दल है, यहाँ सभी लोग गैर राजनीतिक लोग थे, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि आज के संगठन के विस्तार के बाद हमारी पार्टी में और कई नेता उभरने का उनको मौका मिलेगा। कि उच्च पदों के लायक हो तो आज विधानसभा के स्तर पर विस्तार हुआ है, अभी जिला का विस्तार बाकी है, प्रदेश में बहुत सारे पदों पर विस्तार बाकी है, तो जल्दी ही वो भविष्य में आपको 10-12 दिन के अंदर आपके सामने आएगा। और सभी लोग जो पार्टी के लगातार आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं उनको किसी भी तरीके से उनके अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। सर, इसमें एक नाम ऐसा भी कि वो आज तक किसी अपनी व्यक्तिगत समस्या की वजह से दिखाई ना दिए गए हों, लेकिन भविष्य में आप उनको साथ में देखेंगे। डोईवाला विकासखंड के क्षेत्र पंचायत सदस्यों को पंचायती राज से जुड़े हुए कार्यक्रम का 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया गया और पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत क्षेत्र पंचायत के सदस्यों को पंचायतों में होने वाले विकास कार्यों के साथ भारत सरकार और राज्य सरकारों की विकास योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे कराया जाए, इसके साथ ही गांव के लोगों को भी सरकारी योजनाओं का लाभ देकर ग्रामीणों का विकास करने और क्षेत्र के समस्याओं को उचित मंच पर उठाकर उनका समाधान कराने का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया।
दिन जो हमारे क्षेत्र पंचायत का जो 8 सदस्यों का डिसीजन यहाँ पे था 2 दिवसीय, उसमें विभिन्न क्षेत्र पंचायतों ने यहाँ पर भाग लिया। इसका मुख्य उद्देश्य पंचायत प्रतिनिधियों को ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग की जो भी विकास कार्यों के लिए जो व्यवस्था है या जो कार्य किए जाने किस ढंग से किए जाने, उसके अलावा सभी विषयों पर सेवा का अधिकार है, आकाश सूचना का अधिकार है, ठोस एवं अवशिष्ट प्रबंधन के संदर्भ में एवं विभिन्न विकास कार्यों के संदर्भ में इनको प्रशिक्षण दिया गया। तो मैं समझता हूँ इन लोगों ने काफ़ी इससे लाभान्वित हुए होंगे। पर्वतीय क्षेत्र नंदप्रयाग घाट के लोग मोटर मार्ग विस्तारीकरण की मांग को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं और व्यापार मंडल के अध्यक्ष चरण सिंह ने मौजूदा सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले काफी समय से वो सड़क को चौड़ा करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि ये सरकार केवल घोषणाएं करती है, जमीनी सतह पर काम नहीं किया जा रहा और मजबूरन अब आम जनता को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। जो सरकारें हैं केवल घोषणा मात्र करती हैं। 2017 की घोषणा के अनुसार हमारा आंदोलन शुरू हुआ है 5 दिसंबर से और जो अभी तक लगातार जारी है। 1 मार्च को जब हम ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण पहुंचे थे तो जोरदार स्वागत वहां पे उत्तराखंड सरकार ने हमारा किया था। जो लाठीचार्ज वहां पे किया, पानी की बौछारें की, मन नहीं भरा तो हमको कहा कि आप पत्थरबाज हैं, इनका अगर बस चले तो ये हमें आतंकवादी या फिर खालिस्तानी बताते। लेकिन सौभाग्य हमारा है कि हम पहाड़ों में रहते हैं और अभी जो इनकी मंसूबे हैं वो दिवाली खाल के ही जैसे मंसूबे हमें लग रहे हैं, क्योंकि जगह जगह मतलब बैरिकेडिंग लगा के हमें रोकने की कोशिश की है, लेकिन हम रुकने वाले नहीं। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए। खबरों से अपडेट रहने के लिए JQ24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।